मेरा नाम है कुलप्रीत सिंह और मैं हूं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर। आज स्पेसिफिकली मैं उन लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूं जिनका ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा हुआ है, जिनको बेसिक नॉलेज है म्यूचुअल फंड्स की। और मेरे पास भी क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं अब कि वो ये जानना चाहते हैं कि एक बार हमने पैसे तो लगा लिए, मगर आप इस पैसे को रीबैलेंस कैसे करें या इस पैसे को चर्न कैसे करें। ऐसा नहीं है ना कि आपने एक बार ही पैसे लगा दिए तो आप उसको कभी रीबैलेंसिंग नहीं करेंगे मार्केट के अप एंड डाउन को देख के। तो अब आज मैं वीडियो स्पेसिफिकली रीबैलेंसिंग के ऊपर बना रहा हूं। रीबैलेंसिंग बेसिकली होता क्या है? देखिए, आपने पैसे लगाए म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में, डेट में, हाइब्रिड में, या इवन यहां पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि आपने म्यूचुअल फंड्स में लगाए और फिक्स डिपॉजिट्स में लगाए। तो अब आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर रिटर्न अच्छी आ रही है और फिक्स डिपॉजिट में एक फिक्स रेट पर रिटर्न आ रही है। अब आपको म्यूचुअल फंड्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट आ गया। अब आप उस प्रॉफिट को सेव करना चाहते हैं तो आप अपने पैसे को कहां ले जाएंगे? आप अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट्स में भी रख सकते हैं या इवन म्यूचुअल फंड्स के अंदर ही डेट फंड्स में रख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपके पास एक कार है, कार के 4 टायर्स हैं, चारों टायर्स को उसी जगह पर अगर आप चलाते रहते हैं, रीबैलेंसिंग में क्या होता है, चारों टायर्स को उनकी पोजीशन चेंज की जाती है ताकि जो उनका वेयर एंड टियर है वो चेंज हो जाए। वैसे ही म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी रीबैलेंसिंग को समझिए कि म्यूचुअल फंड्स में आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, बैलेंस टाइप्स, आपके पास इंडेक्स फंड्स, हाई रिस्क, लो रिस्क, ऐसे ऑप्शंस हैं। तो आप इनमें अपने पैसे को चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग के मार्केट की सिचुएशन क्या है। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स में इंश्योरेंस कंपनीज खुद से बोलती हैं कि आपको जब लगे आप अपने पैसे को ग्रोथ ऑप्शन, मतलब कि इक्विटी फंड से लेकर बैलेंस्ड ऑप्शंस में शिफ्ट कर सकते हैं। वो इसीलिए आपको बोलते हैं कि जब आपको लगता है कि प्रॉफिट अच्छा आ गया है, अब मुझे इस प्रॉफिट को कंजर्व करना है, तो आप अपने पैसे को स्विचिंग कर सकते हैं। फिर जब दोबारा कभी मार्केट गिरे और लगे कि हाँ आप बहुत अच्छा एनएवी फॉल हो चुका है, तो आप अपना पैसा वापस से इक्विटी फंड में ला सकते हैं। इस टेक्निक को या इस तरीके को बोलते हैं रीबैलेंसिंग। अब इस पॉइंट को आप समझिए कि रीबैलेंसिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। मान लेते हैं कि आपके पास पैसे हैं एक्स अमाउंट, जिसमें से 60% पैसा आपने इक्विटीज में लगाया या हाई रिस्क में लगाया और 40% आपने डेट में लगाया या आपने सेफ जगह लगाया। इक्विटीज मतलब स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो रिस्क फंड्स होते हैं, ग्रोथ फंड्स, वैल्यू फंड्स, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप फंड्स, इंडेक्स फंड्स, इस टाइप के फंड्स में लगाया और 40% पैसा आपने एफडीज या फिर मनी मार्केट, लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स या ऐसे टाइप के फंड्स में पैसे लगाया जिसमें रिस्क बहुत कम होता है। अब अगर मार्केट गिरती है और आपके इक्विटी फंड्स की वैल्यू गिर जाती है तो आपके पोर्टफोलियो का बैलेंस बिगड़ गया। कैसे? आपने 60% पैसा इक्विटी में लगाया था, वो रिड्यूस होकर 55 पे आ गया या 50 पे आ गया, वेराज जो आपका डेट पोर्शन है वो वहीं पे रुका रहा। अब आप ये कर सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि आप डेट से पैसा निकाल के इक्विटी में एंटर कर जाइए, क्योंकि वहां पर सस्ता मिल रहा है और वहां पर चांसेस है रीग्रो होने के। तो आपकी रिटर्न ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ग्रो कर जाएगी। एक तो ये रीजन है, आपको रीबैलेंसिंग समझना चाहिए। अब ये इससे बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, मैं आपको 3 पॉइंट्स बताता हूं इसमें। सबसे पहली चीज है आपका रिस्क मैनेज करता है। रिस्क कैसे मैनेज करता है कि आपको आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से, जैसे कि अगर आपने 50-50 मान लीजिए पैसे लगाए हैं इक्विटी और बैलेंस करके डेट में, तो अब आपको लगता है कि मार्केट ग्रो कर गई और आपका पैसा 50% से इंक्रीज करके 65-70% तक आ गया है और आपका जो डेट कंपोनेंट है वो रिड्यूस हो गया है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप प्रॉफिट बुक कीजिए, थोड़ा सा पैसा इक्विटी से निकाल के एफडीज में या डेट फंड्स में आप डाल सकते हैं। पहली चीज तो यह है कि आपका ये रिस्क मैनेज करता है। सेकंड, आपको ये फोर्स्ड डिसिप्लिन देता है। फोर्स्ड डिसिप्लिन क्या होता है कि आपको इमोशनल बाइंग से रोकेगा। ये आप क्या होगा, जब मार्केट के कुछ अच्छी मूवमेंट हुई तब आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करेंगे, या कोई बुरी मूवमेंट हुई तो आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, ये आपकी रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज करता है। ठीक है, आप रैंडमली किसी भी दिन उठ के अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस नहीं करना चाहेंगे। तो ये आपको क्या बेनिफिट देता है कि जब आप मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से, जब बुल मार्केट चल रही है, आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर ही चढ़ते जा रही है, तो आप ये कर सकते हैं कि अपने इक्विटी फंड्स में से पैसा विड्रॉ करते हैं और बजाय इसके कि बैंक में रखें, उसको स्विच करके डेट फंड में ले गए। जब मार्केट गिर रही है और आपको दिख रहा है कि भाई ये तो सस्ता हो गया, एनएवी कम हो गया, तो आप अपने डेट फंड से पैसा विड्रॉ करके इक्विटी में ले आइए ताकि आपका जो पोर्टफोलियो वो बैलेंस हो जाए। अब मैं आपको बताता हूं रूल्स क्या होंगे आपके रीबैलेंसिंग के लिए।
देखिए आप बेसिकली ब्रॉडली 4 रूल्स के बेसिस पे चल सकते हैं। सबसे पहला रूल होगा सेट योर टारगेट एलोकेशन। आप अपने हिसाब से अपना टारगेट एलोकेशन यूज कर लीजिए। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि आपकी एज अभी है 40 इयर्स, तो आप अपना 60% पैसा इक्विटी में लगाइए और 35 to 40% पैसा आप अपना डेट में लगाइए। आपके पास कुछ सेफ फंड भी रहेगा। ये तो आपका हो गया, आपने पहले से एलोकेशन सेट कर लिया, आप इसी को बैलेंस करते रहिए अपनी एज के अकॉर्डिंगली। सेकंड, एस्टैब्लिश रीबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी। आप पहले से डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने टाइम में इसको रीबैलेंस करना है। आप टाइम बेस्ड रीबैलेंस कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि हर 2 महीने में या हर 3 महीने में एक बार पोर्टफोलियो को देखना और उसको रीबैलेंस करना, तो ये टाइम बेस्ड रीबैलेंसिंग हो गई। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आप परसेंटेज बेस्ड रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। ये आपने फ्रीक्वेंसी चेक करके रखा है कि परसेंटेज बेस्ड जब भी आपके पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस होंगे आप उसको चेक करेंगे और उसके बाद रीबैलेंसिंग करेंगे। थर्ड पॉइंट इसमें आता है यूज न्यू इन्वेस्टमेंट फॉर रीबैलेंसिंग। आप मान लीजिए आपका ऑलरेडी पोर्टफोलियो 60-40 या 50-50 पे चल रहा है, अब आपके पास और फंड्स आ गए। फंड्स आने के बाद आप उसको किस तरीके से बैलेंस करेंगे? कुछ पोर्शन उस फंड में से डेट में डालेंगे और कुछ पोर्शन न्यू फंड्स में से आप इक्विटी में डालेंगे। अब मान लीजिए आपकी एसआईपी भी चल रही है, हर महीने आप एसआईपी में भी पैसा डाल रहे हैं एसआईपी के थ्रू, और फिर भी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा फंड्स आ गए हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी एसआईपीज को इंक्रीज करके आपको बेनिफिट मिल सकता है रिबैलेंस करने में, या आपको लमसम पैसे डालने से बेनिफिट मिल सकता है। आप दोनों में ये डिसाइड करके डालिए कि किस फंड में पैसा डालना है, एसआईपी रूट से, किस फंड में पैसा डालना है लमसम से, मींस के इक्विटी में या डेट में। नेक्स्ट है आप ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिए। ये फोर्थ पॉइंट है इसका। क्या होगा अगर आप रीबैलेंसिंग करने लगते हैं और अपनी रीबैलेंसिंग की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, या आप हर परसेंटेज चेंज के ऊपर उसमें स्विचिंग करने लगते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग नहीं होगी, उल्टा आपको नुकसान हो जाएगा और हो सकता है कैपिटल गेन भी अट्रैक्ट हो जाए या कैपिटल लॉस हो जाए। तो बेटर है कि आप इन रूल्स को फॉलो करके अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कीजिए। इस रीबैलेंसिंग टेक्निक का फायदा क्या है? एक मैंने शुरू में जैसा बताया, एक मैं आपको और बात बताना चाहता हूं। देखिए आपने अपना जो भी पैसा लगाया, अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था आप गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट कीजिए। देखिए गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने आज से 2 साल बाद हॉलीडे पे जाना है, आप उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। या आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे बच्चे की एजुकेशन के लिए, चाइल्ड एजुकेशन के लिए पैसा सेव करना है, आपने उसके लिए डिसाइड करके इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। या आप ये सोच के इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं कि मुझे रिटायरमेंट तक पैसा सेव करना है। तो देखिए अगर आपकी एज अभी 35-40 है और आपके पास रिटायरमेंट एज लेट्स से 60 के आसपास है, तो आपके पास काफी टेन्योर है, काफी टाइम है इसके बीच में, तो आप अपने पोर्टफोलियो को हाई रिस्क पे रख के रीबैलेंसिंग करके कभी डेट में ले जाकर जब मार्केट अच्छा चल रहा है और फिर वापस इक्विटी में आके जब मार्केट डाउन है, तो आप अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा अच्छा ग्रो कर सकते हैं फॉर योर रिटायरमेंट प्लानिंग। अब मैं जो आपको एग्जांपल बता रहा हूं, इस एग्जांपल में मैंने सिर्फ इक्विटी फंड्स लिए हैं। अब आप सोचेंगे कि मैंने इक्विटी और डेट की बात करी, यहाँ पे सिर्फ इक्विटी के अंदर ही बैलेंसिंग। देखिए आजकल जो पोर्टफोलियोज हमारे पास आ रहे हैं उनमें मेजरली इक्विटी के अंदर ही इन्वेस्टमेंट है, डेट पोर्टफोलियोज बहुत कम हो गए हैं। तो मैं इस रीबैलेंसिंग के पहले मैंने आपको कंसेप्ट जो समझाए हैं वो करेक्ट है, उसके हिसाब से आप चल सकते हैं अगर आप बैलेंस में रहते हैं, डेट में रहते हैं या प्योर इक्विटी में रहते हैं। बट अगर आपका पूरा फंड, पूरा पैसा सिर्फ इक्विटी फंड्स में लगा है, तो आप कैसे बैलेंस करेंगे? मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एक पोर्टफोलियो है जिसमें लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, थीमेटिक एंड ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब आपने इस पे पहले से डिसाइड कर रखा है कि लेट्स से 40% या 40 to 45% हम लार्ज कैप एंड लार्ज एंड मिड कैप में रखेंगे, 30 to 35% या इवन 40% हम मिड कैप और स्मॉल कैप में रखेंगे। थीमेटिक फंड्स में हम एक परसेंटेज रखेंगे, लेट्स से 10%, और उसके बाद हम ईएलएसएस, ऑल्दो ईएलएसएस में अब टैक्स बेनिफिट्स खत्म हो गए हैं, बट अगर आप ईएलएसएस में भी रखना चाहते हैं क्योंकि वो अच्छे परफॉर्मिंग फंड्स होते हैं, तो आप ईएलएसएस में भी एक परसेंटेज अपने पोर्टफोलियो की रख सकते हैं। अब देखिए मैंने ये जो आपके सामने पोर्टफोलियो दिखा रहा हूं, इसमें करंट वेटेज हर फंड की अलग अलग है। कुछ जगह पर वेटेज ज्यादा है, कुछ जगह पर कम है। अगर हम ये मान के चलें कि जैसे लार्ज कैप फंड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैं जिस दिन वीडियो शूट कर रहा हूँ आज की डेट में तो लार्ज कैप फंड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने लार्ज कैप के लोकेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, थोड़ा सा पैसा और टॉप अप करके। हम कहीं से सेल नहीं कर रहे हैं, इसमें मैंने पूरे में आपको ये बताया कि हम इसमें टॉप अप कर रहे हैं। इस पोर्टफोलियो को जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ इसमें सिर्फ टॉप अप्स हो रहे हैं। अब लार्ज एंड मिड कैप में भी अगर हमारे को दिख रहा है कि अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, तो हम इसकी करंट वेटेज को थोड़ा और इंक्रीज कर सकते हैं। कोटक मिड कैप फंड जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें ऑलरेडी वेटेज काफी अच्छा बढ़ा हुआ है, तो आप इस फंड
फंड को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ये भी मिड कैप में ही है और अभी मिड कैप्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद स्मॉल कैप्स में थोड़ा सा वेटेज ज्यादा है, तो आप चाहे तो इसको मेंटेन रखिए या इसको रिड्यूस कर दीजिए, क्योंकि जब आप ऊपर के दो फंड्स में लार्ज कैप एंड मिड कैप के अंदर आप अपना पैसा इंक्रीज करने ही वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा डालने ही वाले हैं, तो आपका पोर्टफोलियो रीबैलेंस होने ही वाला है। या तो आप इसको मेंटेन कर लीजिए या इसको रिड्यूस कर दीजिए। इसके बाद है थीमेटिक फंड। देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ एक पीएसयू फंड्स का एग्जांपल लिया, ऑल्दो पीएसयू फंड्स पिछले काफी टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहे, बट इंडेक्स फंड्स में और भी बड़े सारे ऑप्शन है, जैसे फार्मा फंड्स होते हैं, डिफेंस फंड्स होते हैं। तो आप इसमें से किसी भी ऐसे टाइप के फंड्स में आप अपना पैसा लगा सकते हैं, और चाहे तो आप उसको 10% से स्टार्ट करके अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो से उसको इंक्रीज कर सकते हो ओवर टाइम, ताकि आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा और रिस्क एडजस्टमेंट रहे। लास्ट में मैंने लिखा है आपके सामने जैसे दिख रहा है कि टैक्स सेवर फंड्स। जैसे मैंने बताया टैक्स सेवर में आप टैक्स बेनिफिट तो बचा नहीं, बट फिर भी फंड्स परफॉर्म करते हैं, तो आप कुछ सेफर साइड पे रहना चाहते हैं क्योंकि ये डाइवर्सिफाइड होते हैं, तो आप इनके अंदर अपना या तो मेंटेन करके रखिए फंड्स को अगर आपने ऑलरेडी लगा रखा है, या आप इसमें इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये तो है आपको अपने पोर्टफोलियो को अगर सिर्फ इक्विटी के अंदर ही रखना है तो कैसे बैलेंस करना है। ये पूरा वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया कि मैं आपको कुछ बेसिक्स बता सकूं रीबैलेंसिंग के। अगर आप कुछ भी और जानना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे अपना साइन अप करके आप लॉग इन कर लीजिए, क्रिएट कर लीजिए अपना अकाउंट, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।